Hello, sixth graders. Hope you all are fine at your home and doing very well in your studies. So, today we are going again to continue this chapter, the Gupta period and the post Gupta period. Okay. In our last video, we read about the Harshvardhan, and today we will read some more about the Harsha. Okay, Harsha was a patron of arts and learning. He was a good writer himself. He wrote even the 3 plays in Sanskrit. जो हर्षा था वो क्या था, ग्रेट पैट्रन ऑफ आर्ट्स, मतलब कि आर्ट्स एंड लर्निंग की उसको बहुत ज़्यादा पहचान थी और वो बहुत ज़्यादा इनका एक तरीके से कह सकते हैं ट्रस्टी था. He was a good writer and himself he was a good writer. That's why he wrote out 3 plays in Sanskrit. उसने 3 plays लिखे थे संस्कृत में. The one is the Ratnavali, Priyadarshika and the Nagananda. So they had some scholar at his court like the Banbhat, Subhandhu and Dandin. They lived in his court. Scholars मतलब कि means wise person or पंडित. Okay. जैसे कि बनभट, सुभांदु एंड दंदिन. हर्षा वॉज अ वर्शिपर ऑफ अ शिवा बट लेटर ही बिकेम अ बुद्धिस्ट. येस, इन स्टार्टिंग टाइम जो हर्षा था वो क्या था, वर्शिपर था. किसका? शिव का. मतलब शिव जो गॉड हैं उनका वर्शिपर था. बट लेटर ही बिकेम अ बुद्धिस्ट मॉन्ग. वो क्या बन गया था? बुद्धिस्ट मॉन्ग बन गया था. एंड ही डोनेटेड सम मनी to build monasteries and to the some University of Nalanda. उसके अलावा किसको दिया था? University of Nalanda. It was the most popular university that time. Even today is also most popular university. Okay, we will see in mocks later. दिस यूनिवर्सिटी प्रॉस्पेड एंड बिकम अ फेमस सेंटर ऑफ लर्निंग. ये जो यूनिवर्सिटी है वो क्या बनी थी? आपकी सबसे ज़्यादा फेमस बनी थी लर्निंग के लिए. यहाँ पे उस टाइम की ये पहली यूनिवर्सिटी थी जहाँ पे लर्निंग मतलब कि सिखाया जाता था. एंड ह्वेन तसांग कौन था? एक फॉरेनर ट्रैवलर था हु स्पेंड हिज डेज वाइल स्टडिंग बुद्धिस्ट टेक्स्ट एट द नालंदा यूनिवर्सिटी. जिसने क्या किया था? अपने जो टाइम है वहाँ पे स्पेंड किया था, जिससे वो किसके बारे में? बुद्धिस्ट के बारे में और ज़्यादा जान सके और उनके टेक्स्ट के बारे में उसने वहाँ पे पढ़ा था एट द नालंदा यूनिवर्सिटी. ओके, हाउ डज द गवर्नमेंट पैट्रोनाइज आर्टिस्ट these days? Does the government still give money to educational institute? Why? जो आज के टाइम पे मतलब कि ये जो हमारा रिसेंट टाइम है, इस टाइम पे कैसे जो गवर्नमेंट है पैट्रोनाइज करती है, मतलब कि कैसे जो आर्टिस्ट है उनके आर्ट्स को बचाती है, संरक्षण करती है, मतलब कि कैसे उसको एक तरीके से प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है. तो इसके लिए हमारे पास क्या होते हैं? म्यूजियम्स होते हैं. हमारे पास म्यूजियम्स होते हैं जहाँ पे हम इन आर्टिस्ट के आर्ट्स को क्या करते हैं? रखते हैं, पैट्रोनाइज करते हैं और फिर हम लोगों को वहाँ से उनके ग्लिम्स दिखाते हैं. ओके, नाउ द ह्वेन तसांग अकाउंट. अब ह्वेन तसांग अकाउंट के बारे में हम पढ़ेंगे बिकॉज इट इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट सोर्स टू नो अबाउट द हर्षवर्धन डायनेस्टी. जो हर्षवर्धन थे उसके बारे में जानने के लिए हमारे पास 2 सोर्स थे. पहले तो था हर्ष चरित्रा एंड दूसरे था हमारे पास ह्वेन तसांग्स अकाउंट. सो नाउ द इट्स टाइम टू रीड सम more about the Huen Tsang account. Huen Tsang informs us that agriculture was the main occupation of the people in village. उनका अकाउंट हमें ये बताता है कि उस टाइम पे ऑक्यूपेशन पे एग्रीकल्चर सबसे ज़्यादा क्या था? मेन ऑक्यूपेशन था. बिकॉज पीपल वर ओनली नो अबाउट द एग्रीकल्चर. ट्रेडर्स एंड क्राफ्ट वर्कर लिव्ड इन टाउन्स. मीन्स जो एग्रीकल्चर करते हैं, मीन्स जो फार्मर्स करते हैं, फार्मिंग करते हैं, वो विलेज में रहते थे. एंड द ट्रेडर्स एंड द क्राफ्टमैन, जो ट्रेडर्स होते थे, क्राफ्टमैन होते थे, वो हमारे टाउन्स में रहा करते थे. बिकॉज जो रिच पर्सनस हैं, जो किंग्स हैं, वो हमारे मोस्टली टाउन्स में रहते थे. सो दैट्स वाई दे लिव्ड इन द टाउन. पीपल वॉज सिंपल, ऑनेस्ट एंड वेरी हॉस्पिटेबल. हॉस्पिटेबल मीन्स होता है कि जो आओ भगत करते हैं, मतलब जो ग्रीटेड करते हैं, वो काफ़ी ज़्यादा लोग सिंपल थे उस टाइम पे. एंड ऑल द पीपल्स वर लिविंग पीसफुली विद ईच अदर. एंड मोस्ट ऑफ द पीपल्स वर वेजिटेरियंस. मतलब क्या थे? वेजिटेरियंस थे. इवन इतने ज़्यादा थे कि वो अवॉइड करते थे अनियन एंड गार्लिक्स को. देन ह्वेन तसांग नोट्स द एग्जिस्टेंस ऑफ द रिच कास्ट सिस्टम. येस, उस टाइम पे ह्वेन तसांग ने ये भी एक्सपीरियंस किया था कि हमारे यहाँ पे बहुत सारे कास्ट सिस्टम्स हैं. कास्ट सिस्टम मीन्स द SC, ST, द सब कास्ट एंड द लोअर कास्ट. ऑल वर दिस दैट टाइम इज़ वेरी फेमस एंड इन द हाई ऑफ द पीक. सो ये चीज़ें किसने प्रेफर करी थी, मतलब कि किसने एक्सपीरियंस करी थी? ह्वेन तसांग ने. सो दैट्स वाई ही रॉट कास्ट सिस्टम इन हिज अकाउंट. They had lived outside the city. Yes,
The lower caste people means the people who were called untouchable. They lived outside the city so that no one can touch them. कि कोई उन्हें टच भी नहीं कर सकता, ना ही वो उनके किसी भी किसी भी फंक्शंस में, किसी भी तरीके के इवेंट में पार्टिसिपेट कर सकते थे. सो व्हाट नेम डिड महात्मा गांधी गिव टू द अनटचेबल्स? महात्मा गांधी ने इन अनटचेबल्स को क्या नाम दिया था? ऑफ कोर्स हरिजन. व्हाई डिड ही चूज दैट नेम? बिकॉज अनटचेबल कहना दैट्स नॉट वेरी गुड दैट टाइम, या फिर अभी भी कहना बहुत अच्छा नहीं है कि हम किसी को अनटचेबल मतलब अछूत बोले. सो दैट्स वाई महात्मा गांधी गेव अ नेम टू दैट पर्सन्स लाइक द हरिजन. हरिजन मीन्स होता है हरि के जन्स. ओके. नाउ द चालुक्याज. हमने यहाँ पे हुएन त्संग के बारे में पढ़ा कि कैसे उन्होंने हमें किसके बारे में नॉलेज एंड इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करी थी, हर्षवर्धन के टाइम पीरियड के बारे में. नाउ इट्स टाइम टू रीड अबाउट द चालुक्याज. चालुक्याज कौन थे? आफ्टर द दे वर द नेक्स्ट सक्सीडर in the Deccan after the decline of the Satvahans. Yes, Satvahans के बारे में हमने पढ़ा था. They ruled at the around the Deccan area ऑफ आवर कंट्री. किस तरफ? डेक्कन एरिया में क्या कर रहे थे? रूल्ड कर रहे थे. एंड व्हेन देयर डायनेस्टी डिक्लाइन, तो उसके बाद बहुत सारे स्मॉल किंगडम्स अगेन अरोज हुए. बिकॉज जब एक बहुत बड़ा किंगडम या फिर एम्पायर डिक्लाइन होता है या फिर किसी वजह से टूट जाता है, अनबैंड हो जाता है, तो उससे कई ज़्यादा छोटे 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 आपके स्मॉल किंगडम्स अरोज होते हैं. एंड दे वो फॉट विद ईच अदर टू ऑक्यूपाइड द होल एरिया. ओके. द वत्काज, जिसमें कौन थे? वत्काज वर द मोस्ट पावरफुल ऑफ दीज स्मॉल किंगडम्स में से सबसे पावरफुल कौन निकल कर आया था? वत्काज निकल कर आए थे. एंड हाउ एवर दे रूल फॉर अ ब्रीफ पीरियड, जिन्होंने किसी तरीके से काफ़ी ब्रीफ पीरियड तक वहाँ पे रूल किया था. एंड बट लेटर दे वर सक्सीडेड बाय द चालुक्याज. उनके बाद किसने सक्सीड करा था? चालुक्याज ने किया था. एंड द कैपिटल ऑफ वाज वातापी और बादामी. इनकी चालुक्याज की कैपिटल कौन सी थी? वातापी और बादामी. ये आप देखोगे तो वातापी हमारा 16 महाजनपद में से एक है. ओके. नाउ इट्स टाइम टू रीड सम मोर अबाउट द नालंदा यूनिवर्सिटी. एंड इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट स्टूडेंट कि नालंदा यूनिवर्सिटी के बारे में हमें इतना जानने को मिल रहा है. नालंदा इज इन बिहार. नालंदा कहाँ है? हमारा बिहार में है. द यूनिवर्सिटी here was perhaps established in the 5th century by the गुप्ता रूलर्स. ये हमारी 5th सेंचुरी में गुप्ता रूलर्स के थ्रू स्टैब्लिश की गई थी. इसमें चीफ पैट्रन ऑफ द यूनिवर्सिटी वाज द किंग हर्षवर्धन. यहाँ का चीफ पैट्रन कौन था यूनिवर्सिटी में? किंग हर्षवर्धन. द यूनिवर्सिटी वाज द फर्स्ट रेजिडेंटल मीन्स होता है आपका कि पहली ऐसी यूनिवर्सिटी थी जिसके अंदर रहने, मतलब जैसे आप देखते हो आजकल पीजी है, हमारे पास हॉस्टल्स है, तो इस टाइम पे भी वहाँ क्या था? रेजिडेंटल था. वहाँ पे लोग रह सकते थे. इवन वहाँ पे 10,000 स्टूडेंट्स प्लस 2,000 टीचर्स रहा करते थे. इट वॉज अ यूनिवर्सिटी मेंट ओनली फॉर द मैन. बट यहाँ पे क्या था? सिर्फ ये मेंस के लिए थे. वुमेन्स वर नॉट अलाउड. द स्टूडेंट्स हु वांटेड टू जॉइन द यूनिवर्सिटी वर इंटरव्यूड बाय सीनियर मॉन्क्स. और जो लोग वहाँ पढ़ना चाहते थे उसके लिए फर्स्ट क्या था कि जो वहाँ के सीनियर मॉन्क्स थे, मतलब कि जो मॉन्क्स होता है हिंदी में हम कहेंगे तो पंडित होता है, तो वो क्या करते थे? उनका इंटरव्यू लेते थे कि जो स्टूडेंट्स हैं वो सीरियस हैं भी या नहीं है. मीन्स वर दे interested in this patron or not. But when the monk were convinced that a particular student was serious and keen to learn more about, then he was granted to take a admission there. द सब्जेक्ट टॉट, वहाँ पे कौन कौन से सब्जेक्ट पढ़ाए जाते थे? जैसे कि फिलोसफी, लॉजिक, ग्रामर, मेडिसिन एंड द वेदास. वेदास के बारे में वहाँ पे पढ़ाया जाता था. द यूनिवर्सिटी वॉज स्प्रेड ओवर द 3 बिल्डिंग्स. ये यूनिवर्सिटी इतनी ज़्यादा बड़ी थी कि ये 3 बिल्डिंग्स में डिवाइडेड थी. एंड वन ऑफ देम वॉज कॉल्ड द रत्न सागर. उसमें से एक को क्या बोला जाता था? रत्न सागर बोला जाता था, जिसका मतलब है एन ओशियन ऑफ जेम्स. मतलब कि ओशियन मतलब कि जो समुद्र है, महासागर है, वो किससे? बहुत सारे जेम्स मतलब खजानों से, नगीनों से भरा पड़ा है. द यूनिवर्सिटी फ्लरिश्ड बिटवीन द 5th एंड द 12th सेंचुरी. ये यूनिवर्सिटी आपकी करीबन 5th से लेके 12th सेंचुरी तक बहुत ज़्यादा फेमस रही है एंड काफ़ी ज़्यादा अच्छी रहे, मतलब कि अच्छे टर्म्स में रही है. सो नाउ यू कैन सी स्टूडेंट विद दिस पिक्चर कि ये क्या है? रूइंस ऑफ द नालंदा यूनिवर्सिटी. बट सम हाउ इट वॉज रूइंड. एंड इसकी जो ये पार्ट आप देख सकते हो कि इस तरीके से वहाँ पे नालंदा यूनिवर्सिटी थी जो कि र्यून हो गई, मतलब कि किसी तरीके से डैमेज हो गई थी.
and later this university was reconstructed by some country like the China, Japan, Singapore, Vietnam. इन सारी कंट्रीज़ ने मिल के इसकी इम्पोर्टेंस देखी एंड इसको फिर से रिकन्स्ट्रक्ट किया था 2007 पे एंड 2014 तक आने तक इसका फर्स्ट सेमेस्टर स्टार्ट हुआ था, जिसमें ये आज का बहुत ज़्यादा फ्लॉरिश्ड यूनिवर्सिटी है. इसको हमने फिर से क्या करा था, रिकन्स्ट्रक्ट किया था बाय द हेल्प ऑफ द इंडियन गवर्नमेंट. Now the Pulkeshin II, who ruled 608 to 642 CE. He was the most famous ruler of the Chalukyan. ये यहाँ का बहुत famous ruler था, चालुक्यान का था. And we got information about the Pulkeshin through the प्रशिष्टि of his court poet रवि कीर्ति. प्रशिष्टि जो आपकी क्या होती है, कोर्ट पोएट्स के द्वारा लिखी गई होती हैं पोएम्स आपके किसके लिए, किंग के लिए. एंड अगेन हमें किसके बारे में यहाँ पढ़ने को मिल रहा है, प्रशिष्टि. So he informed us that king defeated Harsha and checked his advance into the Deccan. किसने, जो पुलकेशिन सेकंड था उसने किसको डिफीट किया था, हर्षा को डिफीट किया था. एंड लेटर ही विल बी द सक्सीडर ऑफ हर्षा एंड टुक एडवांटेज इन द डेक्कन, जिसने किसमें, डेक्कन पे एडवांस मतलब अपना एडवांटेज लिया था. ही ऑल्सो ट्राई टू टेरिटरीज ऑफ द पल्लवास. जो पल्लवास थे, जो दूसरा किंगडम था, उसमें भी इसने वहाँ की टेरिटरीज को कैप्चर्ड करने की कोशिश करी थी. एंड ही ऑल्सो डिफीटेड द पल्लवा किंग महेंद्र वर्मन सेकेंड. So from this you will get the idea कि how strong he was. Even the Pulkeshin II sent an embassy. Embassy मतलब होता है यहाँ पे आपका, एम्बेसी मीन्स मिशन सेंट बाय द रूलर टू द अनदर कंट्री, जिसमें हम क्या करते हैं, अपने एक दूतावास, इन हिंदी इट इज़ अ दूतावास, कि अपने यहाँ का एक मिशन मैसन को कहाँ भेजते हैं, दूसरे कंट्री में भेजते हैं, जो अपने यहाँ के किसको, अपने यहाँ के एम्पायर को, अपने यहाँ की कंट्री को रिप्रेजेंट करता है. एंड द पुलकेशिन सेकंड सेंट हिज एम्बेसी मिशन टू द किंग ऑफ पर्शिया इन हिज कोर्ट एंड इट विल strengthen the ties of friendship between the two kingdoms. जिसने क्या किया था, इन दोनों के फ्रेंडशिप को और ज़्यादा स्ट्रेंथन किया था, मतलब कि और ज़्यादा मजबूत कर दिया था. एंड हुएन तसांग जो आपके इंडिया में स्टे कर रहे थे, ही वॉज इम्प्रेस्ड बाय द पुलकेशिन सेकेंड विद हिज एडमिनिस्ट्रेशन. जो उनका एडमिनिस्ट्रेशन था उसको देख करके हुएन तसांग काफ़ी ज़्यादा इम्प्रेस्ड हुए थे. ओके एंड बट द चालुक्याज बिकम वीक. पर क्या हो गया था, बाद में जो चालुक्याज हो गए थे वो काफ़ी ज़्यादा वीक हो गए थे आफ्टर द डेथ ऑफ पुलकेशिन सेकेंड. किसकी डेथ के बाद, पुलकेशिन सेकेंड के डेथ के बाद. एंड इट वॉज रिप्लेस्ड बाय राष्ट्रकूट्स. नाउ द पल्लवाज. ये जो हम सारे पढ़ रहे हैं, हम इसमें किसके बारे में पढ़ रहे हैं, डेक्कन के बारे में पढ़ रहे हैं कि डेक्कन में कौन से सक्सेसर आए थे आफ्टर द पोस्ट गुप्ता पीरियड. नाउ द पल्लवाज. द पल्लवाज रूल फ्रॉम द कांचीपुरम और कांची नियर चेन्नई. आप कह सकते हो कि जो पल्लवाज थे वो कहाँ रूल कर रहे थे, कांचीपुरम, जिसको हम कांची, जो भी अब आपका नियर चेन्नई के पास है. महेंद्र वर्मन फर्स्ट एंड नरसिम्ह वर्मन. ये महेंद्र वर्मन किसके द्वारा, आप यहाँ पर देखोगे कि किसने डिफीट किया था इसको, ही डिफीटेड द पल्लवा किंग. किसने हराया था इसको, पल्लवा किंग ने हराया था इसको, ने हराया था टू कैप्चर हिज टेरिटरी, ताकि वो उसकी जो टेरिटरी था उसको कैप्चर कर सके. बट महेंद्र वर्मन एंड नरसिम्ह वर्मन फर्स्ट वर द पावरफुल रूलर्स ऑफ हिज डायनेस्टी. ये दोनों ही इस डायनेस्टी के पावरफुल रूलर्स रहे हैं. पावरफुल रूलर्स हम इन्हें इसलिए कहते हैं बिकॉज इनकी वजह से जो इनकी डायनेस्टीज़ होती है वो काफ़ी ज़्यादा फेम अचीव करती हैं और काफ़ी ज़्यादा एक्सटेंड होती है. सो नरसिम्ह वर्मन फर्स्ट डिफीटेड पुलकेशिन सेकेंड. पहले तो जो महेंद्र वर्मन था वो किसके थ्रू, जो आपका ये पुलकेशिन सेकेंड था उसके थ्रू डिफीटेड हो चुका था. बट लेटर द नरसिम्ह वर्मन डिफीटेड द पल्लवा सेकेंड, सॉरी पुलकेशिन सेकेंड एंड कैप्चर्ड वातापी. क्या कैप्चर्ड किया था फिर उसने, वातापी. वातापी क्या थी, इसकी कैपिटल थी चालुक्यास की. आफ्टर दिस विक्ट्री द ही टूक द टाइटल ऑफ वातापिकोंडा. जब उसने ये विक्ट्री हासिल करी तो उसको एक टाइटल अचीव हुआ यहाँ पे, वतापी कोंडा और द कॉन्कर ऑफ द वतापी. मतलब कि जो उसके ऊपर जीता है तो उसके ही नाम पे उसको टाइटल दिया गया है कि किसका, वातापी के नाम पे. ही ऑल्सो लेड सक्सेसफुल एक्सपेडिशंस टू द श्रीलंका एंड आफ्टर दैट वो आपके साउथ से होके कहाँ जा रहा था, नेक्स्ट कंट्री श्रीलंका तक भी गया था. कंटिन्यूस मिलिट्री कॉन्फ्लिक्ट्स वीकन द पल्लवास. देयर रूलर वाज एंडेड बाय द चोलास इन द 19th century.
कंटिन्यूस मिलिट्री कन्फ्लिक्ट्स, मतलब कि बहुत ज़्यादा फॉट करना आपस में जो आसपास के जितने भी किंगडम्स हैं, डायनेस्टीज़ हैं उनके साथ, तो इसकी वजह से उनकी जो मिलिट्री थी वो काफ़ी ज़्यादा वीकेंड हो गई थी, काफ़ी ज़्यादा कमज़ोर हो गई थी। एंड इन लास्ट इट वाज सक्सीडेड बाय द चोलास। किसके द्वारा? चोलास के द्वारा ये डिफीटेड किए गए थे 9th सेंचुरी में। नाउ द एडमिनिस्ट्रेशन, की एडमिनिस्ट्रेशन रख रखाव व्यवस्था इंटरनल पार्ट्स के बारे में हमें कैसे पता चलता है? सो वी गेट नो द इंफॉर्मेशन अबाउट एडमिनिस्ट्रेशन फ्रॉम द अकाउंट ऑफ फाहिन एंड द हुएन दसांग। दे बोथ आर द फॉरनर ट्रैवलर्स एंड विजिटेड इंडिया। ओके, द तो इनके अकाउंट के बारे से, इनका जो अकाउंट है मीन जो इनकी जो बुक्स हैं उनसे हमें ये पता चलता है कि यहाँ का एडमिनिस्ट्रेशन कैसा था। किसका? इंडिया का। द किंग वॉज द हेड ऑफ द एडमिनिस्ट्रेशन। सो किंग क्या होता था? हमेशा हेड होता था किसी भी एडमिनिस्ट्रेशन का। एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स असिस्टेड डेम, जो उसके काउंसिल होते थे, जो मिनिस्टर होते थे उसको असिस्ट करते थे, उसको एक तरीके से सलाह देते थे। एंड एम्पायर, जो बोथ सॉरी जो एम्पायर होता था, ये पहले भी पता है हमें कि जो एम्पायर होता है वो किस में? प्रोविंसेस में डिवाइडेड होता है, मतलब कि क्षेत्र में डिवाइडेड होता है, कि थोड़े 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 क्षेत्र में डिवाइडेड होता था। एंड इसको प्रोविंसेस या फिर भुक्ति भी कहा जाता था। जो प्रिंसेस होते थे, जो राजा के बेटे होते थे, प्रिंस वर ऑफन अपॉइंटेड, इन्हें किस लिए? एज अ गवर्नर, जो उन प्रोविंसेस पे, मतलब कि ये प्रोविंसेस आपके अंडर आता है, सो इसका गवर्नर अपॉइंट किया जाता था। एंड देन लेटर द प्रोविंसेस वर फर्दर डिवाइडेड इनटू द डिस्ट्रिक्ट और द विशयाज। उसके अलावा भी जो प्रोविंसेस थे उसको भी आगे जाके डिवाइड किया गया है डिस्ट्रिक्ट में या फिर वैश्याज में। द आयुक्ताज एडमिनिस्ट्रेटेड द डिस्ट्रिक्ट्स। जो आयुक्ताज, मतलब कि जो उनके ऊपर रूल करते थे उनको आयुक्ताज कहा जाता है, जो किसकी? एडमिनिस्ट्रेटेड द डिस्ट्रिक्ट। There were also a district council in each district which help in administrating the district। एंड डिस्ट्रिक्ट काउंसिल भी होती थी हर एक डिस्ट्रिक्ट में, मतलब तहसील में, जो उसके एडमिनिस्ट्रेशन में उसको हेल्प करती थी। द विलेज वॉज द लोवेस्ट एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट, इट वॉज लुक्ड आफ्टर द एल्डर ऑफ द विलेजेस। एंड सबसे इसकी स्मॉल यूनिट कौन सी होती थी? विलेज होती थी, जिसमें कोई आपके मतलब कि कोई भी रूलर नहीं था, कोई ऐसा गवर्नर नहीं था। इट वॉज ओनली लुक्ड बाय द एल्डर्स ऑफ द विलेज। किसके? जो विलेज के बड़े होते थे, एल्डर्स होते थे, मोस्ट सीनियर पर्सन्स होते थे, उनके द्वारा इसको देखा जाता था। नाउ द रिवेन्यू पार्ट। रिवेन्यू मीन्स होता है कि कैसे हम अपनी कलेक्शन करते थे। इसका तो एग्रीकल्चर वॉज द मेन ऑक्यूपेशन ऑफ द पीपल। येस, वी नो दैट कि एग्रीकल्चर वहाँ का मेन ऑक्यूपेशन था। मच ऑफ द रिवेन्यू केम फ्रॉम लैंड। ज़्यादा से ज़्यादा रिवेन्यू कहाँ से आता था? हमारे लैंड से आता था, बिकॉज इस पे ही वो टैक्स लगाते थे। देयर वर न्यूमरस रिवेन्यू ऑफिसर्स टू कलेक्ट द रिवेन्यू। वहाँ पे बहुत ज़्यादा ऐसे ऑफिसर्स थे जो रिवेन्यू कलेक्ट करते थे। मर्चेंट्स एंड क्राफ्ट पर्सन ऑल्सो पेड टैक्स। उसके अलावा जो मर्चेंट होते थे, क्राफ्ट पर्सन होते थे, वो भी यहाँ पे टैक्स पेड करते थे। And the money so collected was used to ensure good administration, give grants and the maintenance द आर्मी। इसके अलावा जितने भी मनी वहाँ पे कलेक्ट की जाती थी वो सिर्फ किस लिए? वहाँ के एडमिनिस्ट्रेशन के लिए, गुड एडमिनिस्ट्रेशन के लिए यूज की जाती थी। टू मेंटेन द आर्मी, जो उनकी आर्मी होती थी, इतनी ह्यूज आर्मी को मेंटेन करने के लिए ऑफकोर्स हमें अच्छा रिवेन्यू चाहिए ताकि हम उनकी अच्छे से मेंटेनेंस कर सकें। सो ऑल द मनीज वर रिक्वायर्ड फॉर द सोल्जर्स टू मेंटेन द आर्मी एंड द गुड एडमिनिस्ट्रेशन। नाउ द न्यू फीचर। नाउ द न्यू फीचर्स। अब वहाँ पे कैसे कुछ नए फीचर्स भी डेवलप हुए थे इस पीरियड में, जो हमारे एडमिनिस्ट्रेशन पे ऐड किए गए थे। जैसे कि द एडमिनिस्ट्रेशन बिकम द डिसेंट्रलाइज। डिसेंट्रलाइज होता था कि पहले सभी जितना भी आपका एम्पायर होता था उसको एक बीच में जो राजा होता था उसके थ्रू क्या किया जाता था? एडमिनिस्ट्रेटिव किया जाता था। बट नाउ इट बिकम द डिसेंट्रलाइज, की डिसेंट्रलाइज कर दिया कि अब हर किसी का जो अपना पार्ट है वहाँ पे एक लोकल ऑफिसर्स है उनको इंडिपेंडेंट कर दिया गया था। एंड ऑफ सेंट्रल कंट्रोल, उनके किससे? सेंट्रल कंट्रोल से इंडिपेंडेंट कर दिया गया था। सो दे टुक द ऑन देयर डिसीजन ऑन देयर ऑन, और वो अपने खुद के डिसीजंस लिया करते थे। सो पल्लवास के रीजन पे वहाँ पे दो असेंबलीज भी ऐसे तरीके से रूल की गई थी, जैसे कि फर्स्ट थी उर एंड द सेकंड थी सभा। देयर वर ऑल्सो सेवरल सब कमिटीज़। उसके अलावा वहाँ पे और ज़्यादा असेंबलीज होती थी जो आपके वहाँ के डेली रूटीन मैटर्स, विलेज, मतलब एक तरीके से जो इश्यूज होते थे उनके एरियाज़ के, वो उसमें देखे जाते थे। जैसे कि आपका मेकिंग रोड्स, कंस्ट्रक्टिंग टेम्पल्स, प्रोवाइडिंग वाटर टू द फील्ड्स, ऑल फॉर द इश्यूज वर द डिस्कसिंग इन दीज असेंबलीज। ओके, सम एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोविजिटिव बिकम्स हेरिडेटरी। उसके अलावा जो
एडमिनिस्ट्रेटिव पोजीशंस थे वो कैसे बन गए थे, आपके हेरिडेटरी बन गए थे। मतलब कि अगर इस पोजीशन पे एक पर्सन है तो आफ्टर दैट हिज सन विल टेक दैट पोजीशन, कि क्या करेगा, उसका पोजीशन एक्वायर करेगा। एंड मैनी ओकेजन द सन सक्सीडेड टू द पोस्ट हेल्ड बाय हिज फादर। यस, उसके फादर की जो पोस्ट होती थी उसको कौन हेल्ड करता था, द सक्सीडेड बाय द सन। द एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर बिकम द पेड इन लैंड ग्रांट इंस्टेड ऑफ कैश। उसके अलावा जो एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर्स थे केम टू बी पेड इन लैंड। कैसे, लैंड में वो पेड कर रहे थे, मतलब कि एक तरीके से अपना कैश की जगह लैंड क्या कर रहे थे, ग्रांट कर रहे थे। ओके, द ऑफिसर्स were expected to collect revenue from this land. This made them even more independent, जिसकी वजह से वो क्या हो गए थे, बहुत ज़्यादा ही इंडिपेंडेंट हो गए थे। बिकॉज वो अब क्या डिसेंट्रलाइज्ड हैं, तो उनके ऊपर कोई भी कंट्रोल करने वाला नहीं था। So whenever there was a weak ruler at the center, they broke away from his control and declared themselves as a independent। और इसका फ़ायदा उन्हें क्या होता था कि अगर जो उनका रूलर है, जो एम्पायर का मोस्ट रूलर्स है, अगर वो वीक होता है तो इसके में वो पोजीशन क्या एडवांटेज लेते थे कि अपने आप को उनसे डी अटैच करके अपने आप को वहाँ का एक डिक्लेयर्ड इंडिपेंडेंट क्लियर करते थे। ओके, नाउ दैट्स ऑल। ये आपका चैप्टर है जिसमें हमने गुप्ता एंड द पोस्ट गुप्ता पीरियड के बारे में पढ़ा कि पहले गुप्ता पीरियड में कौन आए हमारे पास, उसके बाद हमारे पोस्ट गुप्ता पीरियड में कौन आए, एंड कैसे उनका एडमिनिस्ट्रेशन था, रिवेन्यू था, कौन कौन से न्यू फीचर्स हमने इसमें डिस्कस करे। एंड इवन हमने इसमें यूनिवर्सिटी के बारे में पढ़ा था, नालंदा यूनिवर्सिटी के बारे में पढ़ा था। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे स्टूडेंट्स, एंड इफ़ यू वांट टू नो गेट मोर अबाउट दिस, सो जस्ट रीड दिस चैप्टर एंड स्टे हेल्थी, स्टे एट योर प्लेसेस।